गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। ये इस पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, क्या उसकी फीचर्स होती हैं और किस तरह से इंडिया में फेडरलिज्म वर्क करता है, वो सारी नॉलेज वीडियो लेक्चर के थ्रू मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में किस तरह से पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, जो सेंटर की पावर है, स्टेट की पावर है, और उसको डिसेंट्रलाइज करने की क्या जरूरत थी, क्या ऐसी आवश्यकता थी जिससे इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का यूज किया गया। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन जानते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है क्या है। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सेंटर और स्टेट के बाद किसी और टायर गवर्नमेंट को पावर में साझा किया जाए। जैसे सेंटर गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को कम करके स्टेट को दे दिया गया और स्टेट की पावर को भी कम करके थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो पंचायती राज है उसको हमने प्रोवाइड कराया। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस तरह से इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की इंडिया में जरूरत क्या थी, ऐसी कौन सी थिंग्स थी, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से हमें इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ा। तो आजादी के बाद या आजादी से पहले महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की जितने भी विलेज है उनको डेवलप करना चाहिए। यदि हम इंडिया को ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं, वेल एजुकेटेड करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सभी को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो हमें इंडिया के जितने भी विलेज हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। उनका जो सिस्टम है, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बेटर करनी पड़ेगी। तो ये महात्मा गांधी जी का क्या था, ड्रीम था। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हुआ ये, जब कंट्री आजाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें टू टायर ऑफ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड की गई। पहला क्या था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी आपकी क्या थी, स्टेट गवर्नमेंट। तो शुरू में ये सिस्टम इंडिया के अंदर चलता रहा। तो जो इंडिया है उसके अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, पहले भी बहुत सारे स्टेट थे, आज भी बहुत सारे स्टेट हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के अंदर रहकर ही वर्क कर सकती है, वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकती है, स्कीम बना सकती है वेलफेयर, और वो पूरे इंडिया में लागू होती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट में जाके नहीं देख सकती है कि उत्तर प्रदेश में क्या कंडीशन है, ठीक है, आपका उड़ीसा में क्या कंडीशन है, तमिलनाडु में क्या कंडीशन है, उत्तराखंड में क्या कंडीशन है, और वहां के लोग किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ी, ताकि स्टेट के अंदर वेलफेयर स्कीम और इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट इन कंट्री के अंदर हो, तो स्टेट में भी वो डेवलपमेंट हो, उसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को वहां पर क्या किया, फॉर्म किया, स्टेट गवर्नमेंट को बनाया। ठीक है, और उसको पावर दी गई। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन ये आता था कि सेंटर में गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया के लिए वर्क कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अंदर वर्क कर रही है और स्टेट का भी डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन स्टेट का डेवलपमेंट के साथ साथ जो लोकल एरियाज है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका क्या होता है, आपका तहसील होती है, तहसील के बाद आपका गांव आता है, विलेज। तो विलेज लेवल पर, तहसील लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो वर्क है वो नहीं हो पा रहा है, वो जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। जो लोकल पीपल्स की जो प्रॉब्लम है वो उनका जो सॉल्यूशन है कोई नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए इंडिया के अंदर थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया। ठीक है, पहले क्या था, ओनली टू टायर ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद बहुत लोगों ने सिफारिश किया कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इसके अंदर बहुत सारे 6 और 7 लाख विलेज हैं, तो इसके अंदर विलेज के अंदर भी डेवलपमेंट हो, वहां के लोकल जो पीपल हैं उनको भी डेवलपमेंट का हिस्सा बनाया जाए, उनका भी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो, और वो बेटर जब तब होगी तब वहां के लोगों को राइट मिलेंगे। यदि वो अपनी कोई छोटी मोटी जो अपनी गवर्नमेंट वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और वो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी, जो लोकल एरियाज के जितने भी इश्यूज हैं वो उनकी हेल्प करेगी, तभी जाके इंडिया का ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसी सोच को हमारे बहुत सारे लीडर लेके आए और उसके बाद इंडिया के अंदर
थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को बनाया गया और उसको हम बोलते हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज आपका कहां होता है? गांव के लेवल पर जो काम किया जाता है, गांव के अंदर जो छोटी गवर्नमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि लोकल लेवल पर भी, गांव के स्तर पर भी ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सके। दैट इज द क्लियर। अब जो शुरू में जो पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया तो ये स्टेट के अंडर में ही आती थी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको ज्यादा राइट नहीं दिए, इसको ज्यादा फंड प्रोवाइड नहीं किए, क्योंकि पंचायत के लेवल पर, ग्राम के लेवल पर वर्क करने के लिए हमें कुछ फंड की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप एजुकेशन को ले लीजिए, जैसे कि आप हेल्थ को ले लीजिए, आप वाटर की सप्लाई ले लीजिए। ठीक है, तो इन सारे इश्यूज को, इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इनका सोल्यूशन निकालने के लिए पंचायत राज व्यवस्था को फंड की आवश्यकता होती थी, बजट की आवश्यकता होती थी। और पंचायत राज जो थी व्यवस्था वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड थी? स्टेट के ऊपर डिपेंड थी। लेकिन स्टेट ने इसको ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो फाइनली क्या होता था कि इनके जो रेगुलर इलेक्शन होते थे वो भी नहीं हो पाते थे। तो उसके बाद 1992 में, तो आपकी बुक कहती है कि ए मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन 1992। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज amended to make the third tier of democracy more powerful in effective। अब 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया जाता है और उस अमेंडमेंट के थ्रू जो थर्ड टायर है, थर्ड टायर गवर्नमेंट जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको ज्यादा पावर दी गई। जैसे सेंटर को पावर मिली हुई है, आपकी स्टेट को पावर मिली हुई है, इसी तरह से आपकी पंचायत राज को भी पावर दी गई ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोकल लेवल पर वर्क कर सके और लोगों को ज्यादा डेवलपमेंट वहां पर गेट हो सके। ठीक है, अब क्या क्या चीज थी? नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब इसमें पहला ये रिफॉर्म किया गया, जो अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, कि लोकल गवर्नमेंट जो पंचायती राज है इसके अंदर क्या हो कि हर 5 इयर्स के बाद इलेक्शन होंगे। ठीक है, और उस इलेक्शन में के बाद रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन कराए जाएंगे। ठीक है, पहले सेंटर के गवर्नमेंट जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट थी पंचायती राज, वो स्टेट के अंडर आती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी कि वो सही से इलेक्शन को भी हेल्ड नहीं करा पाती थी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें पंचायती राज व्यवस्था में रेगुलर 5 इयर्स के बाद ये जो इलेक्शन है उनको होना तय पाया गया। अंडरस्टैंड कि 5 ईयर के बाद ये इलेक्शन कंपलसरी होंगे ही। उसके बाद सीट आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब पंचायती राज व्यवस्था में सीट भी रिजर्व की गई, किसके लिए? जो बैकवर्ड क्लासेस हैं और शेड्यूल्ड कास्ट हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और बैकवर्ड क्लास के लिए भी पंचायती राज व्यवस्था में आपकी सीटों को भी रिजर्व किया गया ताकि शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब जो आपकी बैकवर्ड कास्ट है उनके लोगों को भी इलेक्शन में मौका मिल सके। दैट इज द क्लियर। उसके बाद क्या आया? एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 जो सीटें थी वो आपकी वुमेन्स के लिए इसमें रिजर्व की गई कि वुमेन्स भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और वो भी पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट बन सकती हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद आपका आया एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्शन। देखिए, और एक इलेक्शन कमीशन को फॉर्म किया गया जो कि आपका पंचायती राज व्यवस्थाओं का इलेक्शन और आपका म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन वो हेल्ड करे एवरी 5 ईयर के बाद। अंडरस्टैंड? दैट इज द क्लियर। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो होती है, पंचायती राज होता है जो गांव के लेवल पे इस गवर्नमेंट होती है, गांव के अंदर जितने भी पीपल होते हैं वो वोट करते हैं, जिनकी एज 18 ईयर्स होती है और उसको हम बोलते हैं ग्राम सभा। तो गांव की जो ग्राम सभा होती है, जितने भी उसमें मेंबर होते हैं, मेंबर कौन होते हैं? गांव के सिटीजन।
तो गांव के सिटीजन को ग्राम सभा बोला जाता है। तो जितने भी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो सब वोटिंग करते हैं और वोटिंग के बाद एक प्रधान को या सरपंच को वो चुनते हैं। किसी कहीं देखिए इंडिया के अंदर कहीं पे सरपंच बोला जाता है, जो ग्राम प्रधान के, जो ग्राम सभा के द्वारा चुना गया, इलेक्ट किया गया जो मेंबर है उसको कहीं पे सरपंच बोला जाता है और कहीं पे उसको प्रधान बोला जाता है। ठीक है, तो ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं जिनकी एज 18 ईयर्स है वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपना सरपंच या अपना प्रधान वो इलेक्ट करते हैं। इसी को हम पंचायती राज बोलते हैं। वो क्या करता है, वो फिर पूरे गांव के ऊपर रूल करता है। गांव और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पंचायती राज जो सिस्टम है उसको फंड प्रोवाइड किया जाता है और उस फंड से गांव के अंदर आपका रोड बनाना, आपकी वाटर सप्लाई और आपका जो डिफरेंट टाइप और वेलफेयर जो प्रोग्राम है वो हेल्ड किए जाते हैं ताकि लोकल लेवल पर भी लोगों को ज्यादा डेवलपमेंट और ज्यादा फैसिलिटीज मिल सकें। तो दैट इज द क्लियर। अब इसी तरह की जो गवर्नमेंट होती है छोटे शहरों में होती है। छोटे शहरों में उस गवर्नमेंट को म्यूनिसिपलिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, म्यूनिसिपलिटी बोलते हैं। ठीक है, बड़े शहरों में उसको क्या बोला जाता है, बड़े शहरों में उसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है। जैसे आपका शाना जैसा सिटी है उसमें आपका म्यूनिसिपलिटी है, नगर पालिका में कौन वोट करता है, तो नगर पालिका में के जो अध्यक्ष होता है नगर पालिका वो भी एक इलेक्टेड मेंबर होता है और इसमें जो वोट करते हैं वो सिटी में रहने वाले जितने भी सिटीजन होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सिटी में जितने भी सिटीजन होते हैं वो आपकी म्यूनिसिपलिटी का एक प्रेसिडेंट चुनते हैं, आपकी नगर पालिका का एक अध्यक्ष चुनते हैं वोटिंग के थ्रू और वही आपके सिटी में होने वाला जितना भी डेवलपमेंट है वही करता है। और उसको फंड कहां से आता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको फंड प्रोवाइड किया जाता है और वो आपकी सिटी में वर्क करता है। इसी तरह से जो बड़े नगर होते हैं जैसे आपका दिल्ली है, बॉम्बे, वहां पर क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। वहां पर एक बड़ी लेवल की गवर्नमेंट होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको बोलते हैं, नगर निगम। और वहां पर आपका मेयर होता है, लेकिन जो मेयर होता है वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है। ठीक है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू इलेक्शन लाया जाता है उसका और उसको भी डेवलपमेंट के लिए मेयर बनाया जाता है ताकि वो किसी बड़े शहर का डेवलपमेंट जो बेसिक जितनी भी वहां पे फैसिलिटीज है उनकी जो आवश्यकता होती है वहां पर वो कंप्लीट कर सके। दैट इज द क्लियर। तो इस तरह से जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर फॉर्म की गई और इसका एक ही एम था कि इंडिया के अंदर जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा राइट दिया जाए ताकि लोकल लेवल पर भी इंडिया का डेवलपमेंट हो और लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की उनको लोकल लेवल पर ही उनको सॉल्व किया जा सके, उनका सॉल्यूशन उनको लोकल लेवल पर ही प्रोवाइड किया जा सके। तो गांव के अंदर क्या होती है आपका पंचायत समिति, पंचायत राज सिस्टम आप गांव के अंदर होता है और वहां पर एक गांव के अंदर एक ग्राम प्रधान होता है जो या सरपंच होता है जो लोगों की लोकल लेवल पर सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सॉल्यूशन देता है। ठीक है, आपका शहरी स्तर की बात करें तो वहां पर आपका म्युनिसिपलिटी होती है, उसका जो प्रेसिडेंट होता है वहां पर डेवलपमेंट करता है शहर के अंदर। और बड़े शहर की यदि बात करें जो जितने भी आपके मेट्रो सिटीज हैं उनके अंदर आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर होता है जो इलेक्ट होके आता है उस सिटी के जितने भी सिटीजन है उनके थ्रू। ठीक है, वो वहां पर डेवलपमेंट की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है और उसके बाद फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट आती है जो स्टेट में वर्क करती है और उसके बाद आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। तो इस तरह से जो सेंटर में वर्क करती है, जो पूरे इंडिया के लिए वर्क करती है, इस तरह से इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है कि पहले सेंटर, उसके बाद स्टेट और स्टेट के बाद थर्ड टायर ऑफ जो गवर्नमेंट है जिसको पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं। तो इस तरह का सिस्टम इंडिया के अंदर चलाया गया ताकि इंडिया को ज्यादा हम डेवलप्ड कर सकें। तो थैंक यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह से होता है। आई होप जो नॉलेज मैंने दी है उसको आपने अच्छी तरह से गेट किया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।